नमस्कार। 8 बजे के इस खास बुलेटिन में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ और मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं नगमा। नमस्कार। हम भारत चीन की चर्चा आगे 1 घंटे में करेंगे। भारत और चीन की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हिंसक टकराव में 20 भारतीय जवान के मारे जाने से पूरे देश में नाराजगी और दुख है। 45 सालों के बाद ऐसा क्या हुआ कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर से हटकर चीनी सैनिक भारतीय सीमा के अंदर आकर जवानों को मारकर गए। दोनों देशों की सीमा पर तनाव नया नहीं, लेकिन दोनों देशों ने सीमा विवाद आपसी सहमति से सुलझाने के साथ साथ राजनीतिक और व्यापारिक रिश्ते बनाए रखे हैं। भारत और चीन के संबंधों के इतिहास में साल 2020 का जिक्र भी अब 1962, 67 और 1975 की तरह ही किया जाएगा। लेकिन पहले ये देखते हैं कादम्बिनी कि किस तरह से लद्दाख की गलवान घाटी में क्या हुआ है, जिसकी जानकारियां सामने आ रही हैं। बिल्कुल, सोमवार रात अगर हम लद्दाख की बात करें तो गलवान घाटी में जो कुछ हुआ उसकी जानकारी अब लगातार सामने आ रही है, कई सोर्सेस से आ रही है। भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच की इस झड़प में 20 भारतीय सैनिक जो हैं वो मारे गए, जबकि सूत्रों के मुताबिक कम से कम 45 चीनी सैनिक हताहत हुए। जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक भारतीय गश्ती दल ने 16 बिहार के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू की अगुवाई में चीनियों को टेंट हटाने के लिए कहा। समझौते के मुताबिक चीन टेंट हटाने की बात मान चुका था, लेकिन इसको लेकर दोनों पक्षों में हाथापाई, शारीरिक झड़प शुरू हो गई। चीनी पक्ष के पास कहा जा रहा है कि कांटेदार लाठियां भी थीं। दोनों पक्षों ने अपने लोगों को बुलाया। दोनों तरफ से कई लोग घायल हुए। संकरी जगह पर धक्का मुक्की के दौरान कई सैनिक गलवान नदी में गिर पड़े और यहां पर ठंड बहुत तेज रहती है। इसका पानी, नदी का पानी बहुत ज्यादा ठंडा है और हाइपोथर्मिया से हालात और बिगड़ते चले गए। 16 जून को इसे पूरी तरह से खाली करा लिया गया है। सेना सूत्रों के मुताबिक कम से कम 45 चीनी सैनिक हताहत हुए हैं। चीनी सैनिकों को हटाए जाने का निरीक्षण किया गया है। और सीधा चलते हैं हमारे राजीव रंजन, हमारे सहयोगी एसोसिएट एडिटर डिफेंस हैं, उनके पास। राजीव, जो ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो आया है, जो उस रात हुआ, ये अब लगभग क्या आपको लगता है कि साफ है कि वहां पर तस्वीर क्या उभरी जिसके कारण न गोला बारूद हुआ न कुछ भी हुआ, लेकिन सिर्फ इस तरह हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हमारे 20 सैनिक जो है वो मारे गए? देखिए, दो बातें बिल्कुल साफ है। पहली बात कि चीन जो बातचीत का जो दावा कर रहा था और जिसके जरिए में उम्मीद कर रहे थे कि 6 जून को लेफ्टिनेंट जनरल लेवल पर बातचीत के दौरान जो सहमति हुई थी और उसके आधार पर चीन अपने सैनिकों को पुरानी जगह पर लेके जाएगा, तो चीन बिल्कुल नहीं लेके गया। भारतीय दल जो वहां बातचीत करने के लिए गलवान घाटी में जाते हैं शाम को 4 बजे 15 जून को, और उन पर हमला होता है, पत्थर से हमला होता है। और शुरुआत की अगर बात करें तो उस समय भारतीय सैनिक इसके लिए तैयार नहीं थे, संख्या कम थी। बहुत बड़ी तादाद में चीनी सैनिक वहां मौजूद थे। उनके पास पत्थर थे, डंडे थे और कटीरीदार, जिसको कह सकते हैं, एक छड़ी में भी लिया हुआ था, और हमला करते हैं और हमारे लोग घायल होते हैं। बाद में जरूर जाते हैं वहां पर मदद के लिए, जिसमें चीनी सैनिक भी हताहत होते हैं। लेकिन उस जगह की अगर बात करें तो वो एक कह सकते हैं कि एक सकड़ी पहाड़ी थी। तापमान जो है -15 डिग्री के आसपास था और वहां पर कई जवान हमारे नीचे गिरे गलवान नदी में, और जो टेम्परेचर इतना कम था कि हाइपोथर्मिया उनको हो गया, ठंड की वजह से जो अस्पताल में लाते मौत हुई। तो समझा जा सकता है कि चीन और अभी इस समय ताजा स्थिति उस इलाके की क्या है? जो सैनिक वहां पर घायल भी हुए हैं, वहां से क्या जानकारी है ताजा? देखिए, ताजा जानकारी ये आ रही कि 4 हमारे जो सैनिक जो गंभीर रूप से घायल हुए थे, उनकी स्थिति जो है अब स्थिर बताई जा रही है। सबसे बड़ी बात ये है, हालांकि हम यहाँ पर दिल्ली में बैठ के भले कुछ कहें, लेकिन स्थिति ये है कि वहां पर हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं और कोशिश हो रही है कि एक दूसरे के विश्वास बहाली की कैसे होगी, ये फिलहाल कहना बहुत मुश्किल है। 20 सैनिक हमारे जो है वहां पर अपनी सरहद में बचाने के लिए अपनी उन्होंने जान दिए, तो जाहिर सी बात है कि हालात वहां बहुत ज्यादा खराब है, तनावपूर्ण है और गंभीर जवाब चाहेंगे इसका। आप बता रहे हैं कि 4 जो क्रिटिकली इंजर्ड थे उनकी हालत अभी स्थिर है, तो क्या हम समझे कि बाकी जो हैं क्या और भी लोग हैं जो कि इंजर्ड हैं, ज्यादा इंजर्ड नहीं हैं, वो सब स्टेबल हैं, सब ठीक हैं?
देखिए, सेना की ओर से हमें बस इतना बताया गया है कि 20 जवान जो हैं उन्होंने अपनी जान दी है और 4 जवान जो घायल थे, बुरी तरह से घायल थे, अब उनकी हालत स्थिर है। इसके अलावे जो है सेना की ओर से बताया नहीं गया। आपको भी जानकारी हो कि चीन के मुद्दे को लेकर हमारी सेना की बात करें या विदेश मंत्रालय की बात करें, बहुत सोच समझकर और न के बराबर अपनी बात रखती है। जी, धन्यवाद आपका राजीव। अब ये इलाका जो है उसके मैप दिखाते हैं आपको, जो कि सैटेलाइट मैप्स हैं। यहाँ जहां पे टकराव हुआ है ये पूर्वोत्तर लद्दाख में गलवान घाटी है, और जो इस समय टकराव का जो केंद्र बिंदु है, भारत चीन संकट का केंद्र बिंदु, वो इस मैप में ये पूरा इलाका आप देख रहे हैं। यहाँ कुछ किलोमीटर आगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, और जो 2 लाल घेरे दिख रहे हैं ये वो जगह है जहां पर चीन का एक तरफ जमावड़ा है और दूसरी तरफ जो है वो झड़प का इलाका एक दूसरे घेरे से, लाल घेरे से दिखाई दे रहा है। झड़प जो है वो पेट्रोलिंग पॉइंट के पास हुई है, 14 पेट्रोलिंग पॉइंट के पास हुई है। रॉयटर्स की भेजी ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं। इनमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से बस 1 किलोमीटर दूर चीन के हिस्से में फौजियों का भारी जमावड़ा दिखाई दे रहा है, चीनी फौजियों का, जो आप लाल घेरे में देख रहे हैं। और इसी के ऊपर वो इलाका है जहां पर झड़प हुई है। इस इलाके से चीन के सैनिक गलवान घाटी वाले भारतीय हिस्से में आए होंगे, जहां सैकड़ों फौजियों के बीच झड़पें हुई। भारतीय फौजियों ने चीन की एम्बुलेंस में शव और हताहतों को ले जाते देखा। हेलीकॉप्टर उन्हें दूसरे ठिकानों पर ले गए। इस इलाके में वैसे ये पहली बार नहीं, 62 में भी हिंसक झड़पें हुई थी जब यहां की भारतीय चौकियों पर चीन का कब्जा हो गया था। लेकिन पिछले 5 दशकों में न तो यहां हिंसा हुई और न ही चीनी मौजूदगी रही। माना जा रहा है कि चीनी भारत की नई सड़क को निशाना बना रहे थे। ये सड़क दौलत बेग ओल्डी को डारबुक के साथ जोड़ती है। और लगातार इस बात को लेकर सवाल उठ रहे थे कि क्या बातचीत हो रही है भारत और चीन के बीच में, किस स्तर पर यह बातचीत हो रही है। तो आज जो सामने आया है वो ये कि भारत और चीन दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की फोन पर बात हुई है, और उसके बाद जो बयान आए हैं दोनों विदेश मंत्रालयों के वो भी आपको हम दिखाते हैं। भारत का लहजा सतर्क है, वहीं चीन इल्जाम लगा रहा है। अगर आप दोनों तरफ ये तस्वीरों को देखें और देखेंगे कि क्या फर्क है इसमें। भारत पर चीन आरोप लगा रहा है, कह रहा है कि, और भारत जो है उसने साफ साफ जो फैक्चुअल पोजीशन है वो कहा है कि भारत ने कहा है कि चीन की सोची समझी हरकत से हिंसा हुई। वहीं चीन कह रहा है कि झड़प के लिए जिम्मेदार लोगों को भारत दंडित करे, जिम्मेदार सैनिकों को। टुकड़ियों पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों पक्ष आपसी समझौते से बंधे रहें, जबकि चीन का कहना है कि भारत को अपने अग्रिम दस्तों पर लगाम लगाना चाहिए। अगले कदम को लेकर भारत ने कहा कि वो सहमत हैं कि कोई पक्ष माहौल न बिगाड़े। वहीं चीन ने भी कहा कि चीन भारत सीमा पर तनाव घटाने को सहमत दोनों पक्ष हुए हैं। उमाशंकर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फॉरेन अफेयर्स एडिटर। उमा, जो दोनों बयान अभी कादम्बिनी ने पढ़े, वो दोनों बयान चीन और भारत की तरफ से जो आए हैं, उस बयान के अंदर गैप्स बहुत हैं। लहजा एक आक्रामक है चीन का, भारत जो है वो संयम की बात कर रहा है। लेकिन इसमें जो बातचीत हुई है उसमें किसी एक मुद्दे पर कोई सहमति बनी हो, ऐसा नहीं दिखता है। जी बिल्कुल नगमा, देखिए जिस तरह से एलएसी को लेकर डिफरेंस ऑफ परसेप्शन है, उसी तरह से टेलीफोन कॉल पे जो बातचीत हुई है उसको लेकर आप अपनी अपनी समझ के हिसाब से दोनों ही देशों ने अपनी बात कही है। जो एक चीन की तरफ से लगातार एक धमकी भरा रवैया जो रहा है, वो उनका जो प्रेस नोट आया है उसमें भी नजर आता है, और उसमें यहाँ तक मांग की गई है कि भारत जो है उन दोषियों को सजा दे जिसने इस तरह का इनकर्शन किया। जाहिर सी बात है कि चीन जो है वो वहां तक आकर बैठ गया है जो भारत के हिसाब से उसकी टेरिटरी है, और उसके बाद वो बातचीत की बात को करता है। लेकिन उसके कहने का मतलब ये नजर आता है कि अब हम यहाँ बैठ गए, अब बातचीत यहाँ से आगे होगी। जबकि भारत ने अपनी बातों को रखा है और ये कहा है कि जो हमारे बीच सहमति बनी थी, चाहे वो 6 जून की जो बातचीत हुई थी सैन्य स्तर पे, उसके हिसाब से जब चीजें आगे चल रही थी तब आपने उसको उस सहमति को तोड़ा है। तो ये परसेप्शन का जो डिफरेंस है एक फोन कॉल को लेकर, ये बताता है कि आखिरकार कितना बड़ा गतिरोध है दोनों देशों के बीच, और किस तरह से बातचीत की पहली कोशिश तो हुई है, एंगेज करने की कोशिश तो हुई है, लेकिन उसमें से कोई ऐसा नतीजा नहीं निकला जिसमें कि एक सहमति बनती नजर आ रही हो। चीन का रवैया धमकी भरा है, भारत का रवैया जैसा कि कादम्बिनी ने कहा कि बहुत सतर्कता के साथ अपनी बात कहते हुए है, और ये भी कहते हुए कि भारत जो है वो इन प्रिंसिपल जो तय मैकेनिज्म है उसके जरिए शांति और बातचीत के जरिए इसको निपटाना चाहता है। तो अब देखना होगा कि बाद अगला एंगेजमेंट होता है, कब होता है, नहीं होता। एक मौका है जब वो
रूस और इंडिया और चाइना के विदेश मंत्रियों की बैठक होनी है। मार्च में ये होनी थी, वो कोरोना की वजह से टल के 23 जून को उसकी तारीख तय हुई थी। चीन रूस अपनी तरफ से बात की तस्दीक कर रहा है कि वो बैठक होगी, लेकिन भारत की तरफ से अभी एक तरह की दुविधा है और ये कहा जा रहा है कुछ सूत्रों के हवाले से कि हम इसको बाद में डिसाइड करेंगे और तब बताएंगे। जाहिर सी बात है कि भारत भी एक तरह से देखने की कोशिश कर रहा है कि अगले 4-5 दिनों में रिश्ते किस तरह से आगे बढ़ते हैं, एंगेजमेंट किस तरह से आगे बढ़ते हैं, उसके बाद वो फैसला लेगा। हालांकि रूस ने यह साफ कर दिया है, पहले ही 4 घंटे पहले रूस की तरफ से बात आ गई थी कि उस बैठक में कोई द्विपक्षीय बातचीत, तीनों सदस्यों के बीच की कोई द्विपक्षीय बातचीत नहीं होगी और उस बात पे भी एक संतुष्टि जताई गई थी रूस के विदेश मंत्री की तरफ से, जो ये कहा गया था कि दोनों देश अच्छे से आपस में इस बात को लेकर तैयार हैं कि हम आपकी बातचीत के जरिए इसको सुलझाएंगे। तो जो पैंडेमिक इशू है उस मीटिंग का, और जो अफगानिस्तान इशू है और जो दूसरे इश्यूज हैं, उन इश्यूज पे ही बात होगी। तो वो एंगेजमेंट के लिए भी इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि अभी 17 से लेकर 23 तक 5 से 6 दिन का वक्त ठहरता है। तो आज की बातचीत के बाद अब देखना होगा कि आगे क्या रास्ता निकलता है और किस तरह से दोनों देश जो हैं, जो लगातार दुहाई दे रहे हैं कि हम एक तयशुदा मैकेनिज्म के जरिए और शांतिपूर्ण तरीके से मामले को निपटाएंगे, तो अगला कदम क्या होता है, ये देखने वाली बात है। नगमा जी, धन्यवाद आपका उमा। और प्रधानमंत्री ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी है। अब जो इंतजार था बयान का, और प्रधानमंत्री ने चीन के साथ झड़प पर कहा कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और भारत इस मामले में यथोचित जवाब देगा। हमने हमेशा से ही अपने पड़ोसियों के साथ, भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। जब भी समय आया है, हमने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, अपनी क्षमताओं को साबित किया है। त्याग और तितिक्षा हमारे राष्ट्रीय चरित्र का हिस्सा है, लेकिन साथ ही विक्रम और वीरता भी उतना ही हमारे देश के चरित्र का हिस्सा है। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। और ये काफी मुश्किल स्थिति बनी हुई है नगमा, क्योंकि जिस तरह से हुआ है, इतने सालों बाद यहाँ पर इस तरह की हिंसा हुई है, जहाँ 20 जवान हमारे शहीद हुए हैं, उसके बाद यहाँ पर जो एक स्थिति बनी है उसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं और इसको बैलेंसिंग भी कहीं करनी होगी और कहीं अपना माइट भी जो है वो भी दिखाना होगा। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल BS जसवाल हैं, रिटायर्ड पूर्व नॉर्दर्न आर्मी कमांडर रहे हैं। पिनाक रंजन चक्रवर्ती हैं, पूर्व राजनयिक रहे हैं। मनोज जोशी हैं, विशिष्ट फेलो हैं ORF के, और तीनों ही हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। मैं सबसे पहले तो लेफ्टिनेंट जनरल BS जसवाल आपसे जानना चाहूंगी, आज जो स्थिति अब आप देख रहे हैं सबके सामने, तो क्या अब वहां पर जो LAC पे जो तरीका है एंगेजमेंट का या पेट्रोलिंग का या फिर वहां पर प्रेजेंस का, क्या भारतीय सेना को उसको बदलने की जरूरत है?
देखिए, जो पेट्रोलिंग एसओपीज हैं इस वक्त और जो कोर कमांडर्स के साथ में जो वार्तालाप हुई थी, हालांकि चीन ने उसका उल्लंघन किया है, वो एसओपीज जो है हमें कायम रखनी पड़ेंगी। एक चीज जो मैंने देखी है इसके अंदर कि हथियार जो है नहीं जा रहे हैं, हुक्म एक्चुअली हथियार ले जाने का है। क्यों नहीं लेके जा रहे मुझे नहीं पता, उनके लिए कोई ऑर्डर्स होंगे। मेरे हिसाब से हथियार जो हैं एसओपी के मुताबिक जाने चाहिए। जहां तक जो पेट्रोलिंग, जहां पर जो फ्लैश पॉइंट्स हैं, वहां पर हमें जो फिजिकल कांटेक्ट है, मैसेज के तौर पर जो भी हम दें वो ठीक है, फिजिकल कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो उसके बाद एस्केलेशन आएगी। जो वो गलत काम कर रहे हैं, आर्मी के लेवल के ऊपर वार्तालाप रोजाना तौर पे हो रही है, उसको वहां से कन्वे किया जाए, तभी जो है हम इसको डिसएंगेज करके डी एस्केलेट कर पाएंगे। दूसरा एक पॉइंट है, जी बोलिए। ये जो परसेप्शन है, एक ट्रांसग्रेशन की है और दूसरी जो है इंट्रूजन की है। जो इलाका फिंगर्स का इलाका, वहां परसेप्शन डिफरेंस है, तो वहां पर जो है ट्रांसग्रेशन है, लेकिन जहां पे वारवान है वहां पर वो लाइन कायम है, उसमें कोई दो लाइनें नहीं है। तो वहां पर जो हुआ है वो इंट्रूजन है, क्योंकि वो हमारी टेरिटरी के अंदर इंट्रूड करके आए हैं। इसकी हिस्ट्री अगर टाइम होगा तो मैं बताऊंगा कि ये लाइन क्यों आई थी वहां पर। जी, हमारे साथ कपिल काक भी जुड़ रहे हैं, एयर वाइस मार्शल कपिल काक। उनसे हमें आपसे एयर वाइस मार्शल कपिल काक ये जानना चाहूंगी कि जो बयान आया फॉरेन मिनिस्ट्री का, उसमें ये कहा गया है कि ये प्री प्लान्ड लगता है जो चाइनीज ने किया, तो हुआ क्या गलत गड़बड़ हो गई? वर वी कॉट ऑफ गार्ड? तैयारी नहीं थी कि चाइनीज प्लानिंग करके आ रहे थे, एक तरफ डीएस्केलेशन चल रहा था, तो गलत क्या हो गया यहाँ पे? हमारी तरफ से एक ही चीज़ कहा जा सकता है नगमत जी, वो ये है कि हाँ, थोड़े ऑफ गार्ड रहे हैं कि हमारी सर्वेलेंस जो थी, रिकॉनेसेंस सिस्टम्स थे, कि अगर ये इंट्रूजन हुआ और पूरे लद्दाख क्षेत्र में गलवान से फिंगर 4, फिंगर 8 एरिया तक जो पैंगोंग त्सो पे है, तो कुछ वक्त लगा हमें ये पता करने और कंफर्म करने में कि इंट्रूजन हुआ है। पर इसकी तो जानकारी होगी, मगर वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि ये उनकी चीन की स्ट्रेटेजिक कल्चर के हिसाब से काम हुआ है। ये कोई गलतबाजी नहीं हुई है, ये बहुत डिलिबरेट एक्शन है। हांगकांग के साथ, ताइवान के साथ, जम्मू एंड कश्मीर का जो 5 और 6 अगस्त का यहाँ से निर्णय लिया गया है कि बंटवारा होगा स्टेट का और लद्दाख यूनियन टेरिटरी रहेगी, वो उनके लिए तो बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं थे। आप जानते हैं चीन ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर का मुद्दा 4 बार ले आए हैं जी। तो तीसरी बात जो यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी गई, वो मेरे ख्याल में उचित नहीं थी कि अगर ऐसा मामला हो रहा है तो ये कहना कि हम अक्साई चिन, ये तो पाकिस्तान को तो हम धमकियां दे सकते हैं पीओके हम लेंगे, मगर आप चीन को धमकी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अक्साई चिन उनके लिए बहुत ही सेंसिटिव एक इलाका है, जो कि वेस्टर्न तिब्बत और जिनजियांग प्रोविंस उनकी पेरिफेरीज का सड़क है। ये 1959 में ये सड़क बनी थी और उस वक्त भी आपको याद होगा इसी गलवान वैली में उस वक्त भी ऐसा ही एक मारपीट हुई थी जिसमें हमारी सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे। आज तक वो दिन पुलिस डे माना जा रहा है। जी सर, ये जो सेंसिटिव मसले की बात हो रही है, ऐसे कई मसले हैं जो भारत के लिए भी सेंसिटिव हैं, तो आखिर ऐसे में बैलेंस क्या होना चाहिए? मैं पिनाक रंजन जी आपके पास आना चाहती हूँ। ये जो सेंसिटिविटी की बात होती है, आज भी जो फोन कॉन्वर्सेशन हुआ है, जो बातचीत हुई है फोन पर दोनों विदेश मंत्रियों के बीच में, लेकिन जो दोनों का स्टेटमेंट आया है उस बातचीत के बारे में, इतना ज्यादा फर्क है दोनों में,
टोन में, और आगे क्या होगा इसको लेकर, किस तरह से आप इसको हैंडल करेंगे, सब में बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क नजर आता है कहीं ना कहीं। देखिए, नैरेटिव जो बीजिंग से आ रहा है वो उनका नैरेटिव है। नेचुरली वो कह रहे हैं कि गलती हमारी है, एटसेट्रा एटसेट्रा, और पीस, वैसे हम भी पीस चाहते हैं। और यहाँ से नैरेटिव हमने भी बड़ा क्लियर कर दिया है हमारे विदेश मंत्री ने, कि नैरेटिव ये है कि आप लोगों ने गलती की, इंट्रूजन किया, एटसेट्रा। तो अभी तो ये ब्लेम गेम चल रहा है, और हमने भी शायद ये कह दिया होगा कि जब तक आप गलवान घाटी से आप लोग पीछे नहीं हट जाएंगे तो तब तक हम बातचीत नहीं करेंगे। इस तरह की भी शायद कुछ मतलब कंडीशन रखे गए हैं। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। इधर वहाँ चाइनीज सोर्सेज से ऑफिशियली डिक्लेयर हो गए हैं कि उनके भी शायद 35-40 लोग मतलब ऑफिसर्स एंड जवान मारे गए हैं। कुछ सुना है मैंने कि उसकी ऑफिशियल पुष्टि भी हुई है। तो ये अब कहाँ तक चलेगा? अभी डिसएंगेजमेंट अगर हो जाए तो ठीक है, पर ये जो फिंगर 4 और फिंगर 8 के जनरल साहब और एयर मार्शल साहब बोल रहे थे कि वो मुद्दा तो रहेगा। अच्छा, इधर एक बात और भी मैंने सुना है कि जो वांगी है, जो फॉरेन मिनिस्टर, जिनके साथ बात हुई हमारे मिस्टर जयशंकर की, वो कहते थे कि हमको वो जो सैंगपो लेक है उस पर भी बातचीत करनी है। शायद हमने बोला कि पहले गलवान घाटी से आप पीछे जाइए, तब नहीं तो कोई बातचीत नहीं होगी। ये शायद हमने थोड़ा सा स्टैंड लिया है। तो हम कह रहे हैं कि अभी तो ये सिचुएशन है। जी मनोज जोशी जी, हम कह रहे हैं कि आप गलवान घाटी से पीछे जाइए तो बात होगी। चीन का है कि जहां वो आगे बढ़ गए वो वहीं से बात करना चाहते हैं। साहब, हम कह रहे थे कि दोनों के बयानों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। बट मनोज, ये जो प्रधानमंत्री ने कहा कि हम इसको बहुत सख्ती से हम इसको देख रहे हैं, दोनों तरफ डिसएंगेज करने की कोशिश भी हो रही है बहुत, लेकिन चीन की तरफ से स्टेटमेंट अग्रेसिव है। तो क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? दोनों देश, कोई भी युद्ध नहीं चाहेगा, लेकिन इस समय अवेलेबल ऑप्शंस क्या हैं फिर? देखिए, अवेलेबल ऑप्शंस तो केवल बातचीत है, क्योंकि अगर आप दूसरा ऑप्शन है युद्ध, और युद्ध के ऑप्शन में घाटा दोनों चीन और भारत का होगा। इस समय दोनों कोविड से जूझ रहे हैं, आर्थिक स्थिति गंभीर है, चीन में हालत खराब है। वैसे ही हमारे यहाँ अभी आप देख रहे हैं कोविड का जो प्रकोप है वो अभी बढ़ता चला जा रहा है। ऐसी हालत में अगर युद्ध छिड़ा जाए तो इसमें जो है किसी का भला नहीं होगा। तो सवाल यह है कि बातचीत का, अभी तक फॉरेन मिनिस्टर्स की बातचीत हो चुकी है। मैं समझता हूं कि चीन के मामले में मेरा अपना जानना यह है कि मुख्य रोल जो है वो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का है, क्योंकि वो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं, विशेष दूत हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और उनके काउंटर पार्ट वहां हैं यांग जिचेई, वो स्टेट काउंसलर हैं। अभी भी मतलब उस स्तर पे जा सकता है जहां की दोनों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, फॉरेन मिनिस्ट्री, इन दोनों की बात, इस लेवल पे बात हो सकती है। तब जाके हो सकता है शायद सुलझ सकता है, क्योंकि मैं उस बात से जा रहा हूं कि शनिचर को हमारे आर्मी चीफ ने बोला था कि डिसएंगेजमेंट का सिलसिला शुरू हो गया है। अगर ये शुरू हो गया है तो किस बूते पे उन्होंने कहा कि शुरू हो गया है, और वो भी कहा कि गालवान घाटी का नाम लिया और कहा कि गालवान घाटी से शुरू हो गया है। तो या तो ये यहां पे झड़प जो हुई है, या तो चीन ने दगा दिया है, उनका कोई इरादा नहीं था और उन्होंने किया, या फिर वहां पे लोकल कोई ऐसी समस्या हो गई जिससे कि ये बात छिड़ गई। अगर ये ऐसी बात है, अगर दूसरी बात है कि अगर छिड़ गई समस्या वहां, तो फिर इसका हल हो सकता है। पर अगर दगाबाजी की बात है, मनोज जोशी, यही चीज जो बयान में कहा गया है फोन के बातचीत के बारे में, नगमा, ये कहा गया है कि 6 जून को जो अंडरस्टैंडिंग हुई थी वो उसका पालन चीन ने नहीं किया, जिसके कारण ये सब कुछ हुआ है, और यही भारत कह रहा है। तो ये एक साफ नजर आ रहा है कि जो कुछ भी सहमति बनी थी, इनफैक्ट जो कल भी जो विदेश मंत्रालय का बयान आया था उसमें भी यही कहा गया कि एक जो तय किया गया था प्रोसीजर, उस पर चीन नहीं टिका, जिसके कारण ये सब कुछ हुआ। जी, तो चीन जो तय हुई थी बात, वहां पे टिका नहीं, और
अगर वहां पे लोकली कोई बात हुई है तो भी जिस तरह की बात आ रही है कि पूरी तैयारी से वो वहां पे था, और अब वो जहां पर आ गया, अगर बातचीत भी हो तो कैसे हो, क्योंकि वो वहां से पीछे हटने को तैयार नहीं है। भारत का कहना है कि वहां से पीछे जाए तो बात होगी। एक ब्रेक लेते हैं, हम लौटेंगे इस चर्चा पे, बने रही हमारे साथ। और सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला के पास, जो समय लेह में मौजूद हैं। सौरभ, वहां पर घायलों को भी लाया जा रहा है, वहां पर अस्पतालों में, आप बताएं वहां पर क्या स्थिति है? बिल्कुल नगमा, इस वक्त हम कमांड हॉस्पिटल में हैं। यहाँ पर 2 अस्पताल हैं, एक सिविल हॉस्पिटल है लेह का, जहाँ पर आज लगभग 13 फौजियों की, जिन्होंने अपने देश के लिए जान दी, उनका पोस्टमार्टम हुआ और लगातार वहां पर लोगों का जमावड़ा लगा रहा। काफी लोग भावुक भी दिखे, नाराज भी दिखे। और इस वक्त हम कमांड हॉस्पिटल में हैं, जो कि आर्मी का कमांड हॉस्पिटल है, जहां पर जो घायल सैनिक हैं उनका इलाज चल रहा है। ठीक पीछे आप ये देख सकती हैं जो भारत का झंडा है, जस्ट यही आर्मी का हॉस्पिटल है, कमांड हॉस्पिटल है। ये कैंट इलाका है और लगातार आप देख रहे हैं यहाँ पर जो आर्मी की गाड़ियां हैं उनके यहाँ से गैल्वन वैली की तरफ जाने का सिलसिला लगातार जारी है। रात भर यहाँ से मूवमेंट हुआ है, ट्रूप्स का भी और मशीनरी का भी। और बताएं तो इस वक्त जो खबर आ रही थी, लगभग 4 से 5 जो जवान हैं वो क्रिटिकली इंजर्ड हैं, जिनको गंभीर चोटें आई हैं, उनका यहाँ पर इलाज चल रहा है। अभी ये भी खबर आ रही है उनमें से कुछ जो जवान हैं उनकी हालत स्थिर है, क्योंकि दोपहर तक बताया जा रहा था कि उनकी हालत काफ़ी मुश्किल बनी हुई है, उनकी क्रिटिकल है काफ़ी हालत, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि उनकी हालत में सुधार है। बाकी भी जो है कई सैनिक थे जो घायल हुए थे, जिनको गंभीर चोटें नहीं आई थी, उनका भी इलाज यहाँ पर चल रहा था। तो इस स्टैंड ऑफ में जो पूरा ये गुत्थम गुत्ती हुई है गैल्वन वैली में भारत और चीन के सैनिकों के बीच, नगमा, उसमें जो है सैनिक अच्छी खासी तादाद में घायल भी हुए थे। कुछ जो गंभीर चोटें आई थी, जो जिनकी संख्या 4 से 5 बताई जा रही है। उसके अलावा और भी सैनिक थे जिनको मामूली चोटें आई थी, उनका इलाज भी यहीं पर कमांड हॉस्पिटल में चल रहा है। तो आप देखेंगे किस तरीके से मशीनरी जो है यहाँ से ली जाई जा रही है। आप देखेंगे ये एक आर्टिलरी है जो कि इस ट्रक के पीछे है। तो ट्रूप्स का मूवमेंट लगातार यहाँ से जारी है। यहाँ से जो गैल्वन वैली है वो लगभग 300 किलोमीटर है और आगे ही मीडिया को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। बॉर्डर के इलाकों में जाने नहीं दिया जा रहा है मीडिया को। तो फिलहाल आज सिविल हॉस्पिटल में आज 13 जो जवान है उनका पोस्टमार्टम हुआ है और इसी कमांड हॉस्पिटल में जो घायल सैनिक है उनका इलाज चल रहा है, जिसमें से कहा जा रहा है कि जो काफी गंभीर रूप से घायल सैनिक थे, जिनकी स्थिति काफी खराब बताई जा रही थी, उनकी स्थिति में सुधार हो रहा है। तो ये एक अच्छी बात है जो निकलकर सामने आ रही है। नगमा जी, बहुत शुक्रिया आपका सौरभ इस पूरी जानकारी के लिए। और हमारे खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज जोशी के पास मैं जाना चाहूंगी, बहुत थोड़ा संक्षिप्त में इसका जवाब चाहूंगी। मनोज जोशी, मैं जिस तरह से इतने सारे एग्रीमेंट्स हुए, इतनी मुलाकातें हुई, शी मोदी मुलाकातें हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन अब जो हम देख रहे हैं वो बिल्कुल इसका उलट हो रहा है। जो बहुत सारे वुहान स्पिरिट की बात हो रही थी, बिल्कुल उसका उलट हो रहा है। तो जैसा अभी हमारे एक मेहमान ने कहा कि पूरी तरह से जिस तरह से चाइना से हम डील कर रहे हैं, वो उसको पूरी तरह से बदलने की जरूरत है। देखिए, बदलने की जरूरत क्या है, बदल तो चुकी है। ये बात तो बदल चुकी है। 1993 से जो सिलसिला चला आ रहा था कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का, जब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का कॉन्सेप्ट अपनाया गया था, उसकी वजह यह थी कि कहा गया था कि कुछ ऐसे इलाके हैं जहां की हमारे और चीन के बीच में विवाद हैं और ये मिल के जो है हमको ये तय करना चाहिए कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहां है। पर अब ये 27 साल हो गए हैं, कई मतलब 5-6 एग्रीमेंट्स हो चुकी हैं, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव की बातचीत हो चुकी है। और आज अगर चीन क्लेम कर रहा है कि पूरी गलवान घाटी जो है वो उसके पक्ष में, उसका हक है वहां पे, तो इसका मतलब वो नहीं चाहते हैं कि जो LAC आज तक कायम थी वो LAC रहेगी। बिल्कुल जी। इस स्थिति में भारत को देखना है कि हम कैसे इससे झेलें, क्योंकि अगर LAC खुल जाती तो ये जरूर है कि कुछ इलाकों में चीन शक्तिशाली होगा, पर कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहां पे हम भी अंदर घुसपैठ कर सकते हैं। तो हमको इसकी तैयारी करनी चाहिए। जी, एक ब्रेक लेंगे इस समय और हम लौटते हैं इस चर्चा पे।
जैसा अभी हम बात कर रहे थे कि इतनी मुलाकातें हुई हैं और बार बार ये बात हुई है कि जो आपसी मतभेद हैं वो बातचीत से सुलझाए जाएंगे, लेकिन दोनों पक्षों ने शायद इस पर बात की नहीं है क्योंकि मतभेद सुलझे नहीं है। एक ब्रेक लेते हैं और लौटेंगे हम चर्चा पे। लगातार हम बात कर रहे हैं कि जो स्थिति बनी हुई है एलएसी पर भारत और चीन के बीच, जिस तरह से साफ फर्क नजर आ रहा है दोनों के परसेप्शन में, उसको लेकर अब आगे क्या होगा, क्या किया जा सकता है। हमारे पास कपिल काक हैं, एयर वाइस मार्शल कह रहे हैं। सर, जिस तरह से भारत लगातार वहां पर एलएसी पर अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है, उसको देखते हुए, इस सारे इलाके को देखते हुए, जो रोड बना रहा है वहां पर दौलत बेग ओल्डी के तरफ, तो इन सबको देखते हुए आपको लगता है कि क्या ये एक फौरन एक रीजन रहा होगा, एक वजह रही होगी जिससे चाइना जो है सोच रहा होगा कि शायद इसको फौरन रोक अगर नहीं लगाए तो वो मुश्किल में पड़ सकता है स्ट्रैटेजिकली? नहीं, देखिए, इस पर कोई शक नहीं है कि ये एक प्रोवोकेशन हो सकती है, क्योंकि अगर एक तरीके से हम कह रहे हैं हम ऑक्सीजन ले रहे हैं वापस, ये एक धमकी सी दे दी है, तो एक तो अंदरूनी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के जो इस वक्त बहुत दरार है और उसका टारगेट जो है वो शी जिनपिंग है। तो ये इस माहौल को, सब पहलुओं को सोचते हुए, ये एक जब मैं छोटा था एक फिल्म आई थी, उसका एक गाना था, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। निशाना तो इस वक्त गलवान और पैंगोंग त्सो और हॉट स्प्रिंग्स और वो पीपी 14, 15, 17 एरिया जो है हॉट स्प्रिंग से साथ ही वहां काम हो रहा है। इंट्रूजन हुए हैं, नई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल देख रहे हैं, मगर वो सारे विश्व को एक तरीके का संकेत दे रहे हैं कि देखिए, भारत जिसके साथ आप रिश्ते बढ़ाना चाहते हैं, एक फ्यूचर ग्रेट पावर है, हम देखो उनको वी आर टीचिंग इंडिया ए लेसन। यही 62 में भी हुआ था, वी वांट टू टीच इंडिया ए लेसन। और इस पे 2-3 चीजें बहुत ही जरूरी है। वो ये है कि हमें ये समझना कि वो इंट्रूजन हुआ है तो वापस जाएंगे, जैसे हमारी उम्मीद रही है, जो कह रहे हैं कि हम जब तक स्टेटस को रिस्टोर ना हो, मुझे नहीं लग रहा है कि स्टेटस को रिस्टोर होगा। तो हमें सोचना है कि पहले तो वहाँ सैनिक की संख्या और सैनिक की डिप्लॉयमेंट ऐसी है कि इस पर एक रिवॉल्विंग डोर मैकेनिज्म भी होता है। अगर हम किसी जगह कमजोर हैं, जैसे मनोज ने भी पहले कहा था, तो कहीं और कार्रवाई हो सकती है कि थोड़ा दबाव डाला जाए। और ये जो आप माफ कीजिएगा, आपको बीच में टोक रही हूं, हमारे पास समय बहुत कम है। संक्षेप में मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, लेफ्टिनेंट जनरल जसवाल के जिस इलाके की बात कर रहे हैं कपिल काक, यहाँ पे अगर हम कमजोर हैं, क्यों, दर्शकों को ये समझाइए कि कमजोर क्यों है। ये जो टेरेन है, एक तो ये इस इलाके की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, क्योंकि दौलत बेग ओल्डी पे आईएएफ का बेस है, दूसरे की हमारी तरफ से चढ़ाई है, पहाड़ है, नदी है, जिसमें खबर भी आई कि सैनिक गिरे भी हैं वहां से, लेकिन उस तरफ से पठार है। एवीएम कपिल साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। जो टेरेन फ्रिक्शन वहां पर है, ये कहना बहुत आसान है कि मिरर डिप्लॉयमेंट है तो वी आर स्ट्रांग देयर। वी आर स्ट्रांग उस पर मुनसर करता है कि हमारा वहां रोल क्या होगा, क्योंकि टेरेन फ्रिक्शन इतनी है कि अगर हम कोई अटैक करते हैं तो रेशियोज बहुत ज्यादा चाहिए, बहुत मुश्किल होता है, 1:15 तक होता है। लेकिन जो रिवॉल्विंग डोर जो बता रहे हैं वो स्ट्रैटेजी है QPQ की, लेकिन उसका एक और सारांश है। सारांश ये है कि क्या हमारे पास एस्केलेटरी डोमिनेंस है, क्या भरोसा में है कि ये अरुणाचल में नहीं करेगा। मैं अरुणाचल में 4 कोर कमांडर रह चुका हूं, मुझे पता है वहां पर भी क्या हो सकता है। तो ये, लेकिन अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये हिदायत दी है कि हमने इनको यहां से निकालना है, तो जो कमांडर ऑन ग्राउंड है वो तरतीब और तजवीज बनाएंगे कि किस मुताबिक जो है इनके ऊपर प्रेशर डाल के, या अगर असॉल्ट करके भी है तो वो करेंगे। तो अभी जो बात हो रही थी कि स्टेटस को पे अब वापस नहीं जा सकते, ऐसा लगता नहीं है। पिनाक रंजन, क्या कह सकते हैं कि पॉलिटिकल लेवल पे, राजनीतिक तौर पे भारत और चीन के जो रिश्ते हैं वो पहले जैसे नहीं रहेंगे?
अब जो भी थे, लेकिन एक बातचीत थी और ये तो था कि सामान्य चल रहे थे, पर अभी जो हुआ है ये एक वाटरशेड मोमेंट है। बिल्कुल है। अब तो एक बहुत बड़ा दरार तो आ ही गया है, क्योंकि अब इसको फिर वापस लाना टू स्टेटस को, और फिर जो थोड़ा बहुत ट्रस्ट जो भी था कि हाँ इस तरह की बातें नहीं होंगी, तो वो तो खत्म हो गया है। अब ऐसा है कि रिटेलिएटरी एक्शंस अगर हो, हम अगर रिटेलिएट करें कहीं और, या फिर यहीं पे हम किसी तरह से इनको इतना दबाव डालें कि इनको पीछे हटना पड़े। आपको याद होगा सुंदरंगचू में भी एक जब हुआ था, तब हम लोगों ने उनको घेर के काफी महीने चले थे, मेरे ख्याल 7-8 महीने वो बात चली थी, कि उसके बाद ही वो फिर पीछे हटे। तो मुझे लगता है यहाँ भी उस तरह की बात हो सकती है कि हम लोग उनको अपने पोजीशंस हैं या जो अपनी ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है आपने जो बताई है कि कई महीने तक ये चली थी। मनोज जोशी, मैं बहुत एक संक्षिप्त में 30 सेकंड में आपसे जवाब इसका चाहूंगी। बहुत लंबा लगता है, अगर सिर्फ बातचीत हुई तो यहाँ पर ये मामला भी बहुत लंबा खींचेगा। लंबा तो देखिए, हम लोग पड़ोसी हैं और दोनों जो हैं न्यूक्लियर वेपन पावर हैं, तो युद्ध की बात हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, पर आखिर में हमने जो है सर्वाइवल तो करना है, हमने जीना है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो सोसाइटीज हैं वैसे ही रहें, तो कहीं ना कहीं हमको कोई रास्ता तो निकालना है जी। ये जरूर है कि बाकी आप कूटनीति और राष्ट्रनीति सब कुछ आप देख लीजिए, पर अंततः बात यह है कि हम लोग पड़ोसी। बिल्कुल। तो कूटनीति और अब देखना यही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पर यही देखना होगा कि कैसे आगे बात बढ़ती है, क्योंकि 20 सैनिकों की जान गई है और उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये देखना जरूरी भी होता है कि भारत ने जो कहा हम इसे गंभीरता से लेते हैं और सैनिकों का जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं। भारत और चीन के बीच हिंसक झड़प को लेकर विपक्ष सरकार से लगातार सवाल कर रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी एक वीडियो जारी करके कई सवाल पूछे हैं। और इस बीच पीएमओ ने ट्वीट किया है कि भारत चीन सीमा पर मौजूदा स्थिति पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक 19 जून को शाम 5 बजे बुलाई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस बैठक में कई दलों के अध्यक्ष शामिल होंगे।